हेलो डियर दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। उसका नाम क्या है, यहाँ पे हम टेम्परेचर डिपेंडेंस देखेंगे ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, दोनों का यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, तो ये डिस्कस करते हैं इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को, वो भी बहुत अच्छे से। तो देखते हैं मेरे पास, मैं आपको बता दूं क्या कि मेरे पास ये जो आर्टिकल है ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, नहीं तो इसके फॉर्मूले के ऊपर काफी बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में एग्जाम में आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए पहले रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का थोड़ा सा 10th क्लास वाला या फिर थोड़ा सा बोल सकते हैं 12th क्लास में भी है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। था क्या, रेजिस्टेंस को हम वेरिएबल बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, हमें पता है क्या क्या होते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 4 थे हमने 10th में बहुत अच्छे से पढ़े। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर, यानी कंडक्टर की लेंथ पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं बात करूं उसके एरिया की, तो क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया, यस। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारे पास क्या रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। और फोर्थ क्या था, नेचर ऑफ मटेरियल, जितना अच्छा मेटल होगा उतनी अच्छा हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस भी उसमें लेस होगा, मींस करंट अच्छा फ्लो होता है इसमें। सो ये हमने कभी पढ़े है ना, इफेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, उसका हम प्रोपोर्शनल वाला केस भी बना सकते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल। सो हमने चारों केस पढ़े, लेकिन अगर मैं बात करूं अपने यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पर मुझे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं। एक तो इसका बड़ा मेजर रोल है यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के लिए, और ये दोनों भी थोड़े बहुत यूजफुल है। ये थी रेजिस्टेंस की बात। इफ वी टॉक अबाउट रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का अगर मैं 10th क्लास में भी आर्टिकल करा है तो क्या था, मैं थोड़ा सा उसे भी रिवाइज कर दूं जिससे कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। रेसिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ इन दो चीजों पे डिपेंड करती थी, मींस लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती थी। क्या होता था, हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस बनाए थे, वहां पर L/A यहाँ पर रो साइन आ गया था। ये हमने रेसिस्टिविटी पढ़ा है 10th क्लास तक। अगर मैं बात करूं पहले वायर का रेजिस्टेंस R1 है, सो रेजिस्टिविटी L1। तो देखा आपने L और A में कोई भी चेंजेस नहीं आए। R2 है तो रो 2, मींस रेजिस्टेंस बदलने पर सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा, ना कि एरिया पर और लेंथ पर, क्योंकि रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ टेम्परेचर पर, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने अब तक अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ा। अब बात करते हैं आज के कॉन्सेप्ट की, क्या टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से सुनना है आपको। मान लेते हैं मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है या फिर एक वायर है। वायर की दोनों पार्ट क्या है, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये मैं इसे L लेंथ लेट कर लेता हूं, इसकी भी L ही लेंथ है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया क्या है A लेट कर लेते हैं। अब बात करते हैं, बहुत अच्छे से आपको सुनना है, मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूं। मेरे पास जो पहली वाली वायर है इसमें रेजिस्टेंस R1 है, क्या है R1 लेट कर लिया, और टेम्परेचर क्या है T1। स्टार्टिंग में नॉर्मल किसी भी वायर की जो टेम्परेचर होता है 0 के अप्रोक्स आप ले सकते हो। 0 एक्चुअली जो होता है प्रैक्टिकली हम लेट कर सकते हैं केल्विन में। अगर मैं मान लूँ उसका टेम्परेचर क्या है, तो मान लो 0 केल्विन है। 0 केल्विन एक्चुअली प्रैक्टिकली यूज किया जाता है, रियली में तो थोड़ा सा मुश्किल वाला केस है। सो टेम्परेचर मेरे पास T1 है और रेजिस्टेंस R1 है स्टार्टिंग में। अगर मैं टेम्परेचर में कुछ हाइक कर देता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस में भी हाइक होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बेसिक में थोड़ा सा बता चुका हूं, क्या रेजिस्टेंस और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों होते हैं, अगर आपने 10th में अच्छे से पढ़ा था ठीक है, नहीं तो हम अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करता है मैं आपको बताऊं। आपने सुना होगा समर वेकेशन में, समर में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, करंट जो है हमारे पास शॉकिंग ज्यादा होने लगती है, ओवरलोडिंग की वजह से, मतलब स्पार्किंग ज्यादा हो सकती है वायर में होती है। क्यों होती है, मैं आपको रीजन देता हूँ उसका। जो मेरे पास वायर है, वायर में गर्मियों की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनमें क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इन थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी तेज तेज मूव करेंगे, क्योंकि गर्मी हो रही है। जब तेज तेज मूव करेंगे तो क्या होगा, उनमें इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन में कोलिजन होगा, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन में जैसे जैसे कोलिजन बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का फ्लो कम होता चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था 10th लेवल का। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट है क्या, अगर रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। इट मींस रेजिस्टेंस और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब जब आपका टेम्परेचर हाइक होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सो यहाँ पर मेरे पास टेम्परेचर नॉर्मल था 0, मैंने मान लिया 0 केल्विन। तो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर में कुछ इंक्रीमेंट किया। क्या इंक्रीमेंट किया, बहुत अच्छे से सुनिएगा। पहले मेरे पास T था, आपने ये कॉन्सेप्ट सुना है, मैं उसे अच्छे से बता भी देता हूँ। dt इक्वल में क्या होता है, T2 माइनस T1 लिखते हैं, यस और नो।
लिखते हैं ना। तो मैंने जिसमें चेंजेस किया उसमें मैं डेल टी लिख लूँ। डेल टी मेरे पास क्यों लिखते हैं, डेल मतलब एक तरीके से पहले डिफरेंस के लिए भी यूज किया जाता है, तो थोड़े से मिनिमम अमाउंट के लिए भी, बहुत ही ज्यादा कम मैंने 0.5 या 0.25 कुछ भी इतना अमाउंट मैंने क्या कर लिया इसमें इंक्रीज कर लिया। तो मेरे पास ये वाला कितना हो जाएगा T1 प्लस डेल टी। क्यों, पहले तो ये था, अब मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया। मान लेते हैं पहले 5 केल्विन था, अब मैंने 0.25 और बढ़ा दिया तो 5.25 केल्विन हो गया। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होता है, डेल वाला पोर्शन होता है। हमने अप्रोक्सीमेशन में भी पढ़ा होगा, जिनके पास मैथ्स होगी उन्होंने 6th चैप्टर में। तो ये वाला डेल टी, अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं ये भी देखो अच्छे से, माइनस चेंज इंटू प्लस, तो डेल टी प्लस T1 इक्वल में T2 लिख सकते हैं ना, माइनस चेंज इंटू प्लस। तो इसे देखो क्या लिख सकते हैं, सो आप इसे लिखो या T2 लिखो, बात एक ही होती है। तो मैं T2 लिख दे रहा हूँ, बाद में भी इसे चेंजेस कर देंगे जिससे कि आपको देखने में कंफ्यूजन ना हो। ऐसे ही रेजिस्टेंस की बात करेंगे, सेम ऐसे ही। क्या, जैसे ही अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। या रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। तो मेरे पास आर भी कैसा आएगा, चाहे तो वैसे ही लिख लूं या तो R2 लिख लूं मैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, अभी बताया मैंने, जैसे मैंने टी में चेंजेस करे ऐसे आर में भी तो चेंजेस हो सकते हैं। क्या, डेल आर को हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1, माइनस चेंज इंटू प्लस, जो आर में चेंजेस था वो प्लस में पहले वाला, और ये R2। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यस लिख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें न्यूमेरिकल में आर्टिकल में आती हैं, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर होने चाहिए। सो ये कॉन्सेप्ट देखिए आपने, इसका टेम्परेचर T1 था, बढ़ने के बाद T2, रेजिस्टेंस R1, बढ़ने के बाद R2। अब एक और छोटी सी मैं बात आपके साथ रखते हैं, क्या, इन दोनों में जो डिफरेंसेस है जिसे बोलते हैं हम डेल आर, डेल आर डिपेंड किस पे करता है, डेल आर आता है डिफरेंसेस। क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अच्छे से सुनिएगा। जो डेल आर है वो डिपेंड करता है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों होता है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सुनना है। इसका रेजिस्टेंस मान लिया 50 ओम है, कितना ओम है, 50 ओम, लेट कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। मैंने इसमें इंप्रूवमेंट करा 5 ओम का, जो चेंजेस आया ये 55 आ गया। अगर ये 100 होता तो इसमें चेंज कितने का आता, 10 ओम का आता। ये 1000 होता तो इसमें कितने का आता, 100 का आता। इट मीन्स जैसा रेजिस्टेंस वैसे उसमें चेंजेस होंगे। जैसे कि अगर मेरे पास एक छोटे से एग्जांपल है, जैसे मैंने मान लिया मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई इन्वेस्टमेंट मैंने 100 रुपीज़ कर दी, तो मुझे प्रॉफिट कितने का होना है, 10 रुपये का, 15 रुपये का। अगर मैंने 1000 रुपीज़ कर दिए तो मुझे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होना है। अगर मैंने 1 लाख रुपए कर दिए तो हजारों में मेरे पास प्रॉफिट होना है। इट मीन्स जैसा इन्वेस्टमेंट है वैसे उसका प्रॉफिट है, वैसे इसका आउटपुट है। जैसा मैंने रेजिस्टेंस लिया वैसे मेरे पास क्या आया, उसका डिफरेंसेस आया, चेंज आया, जो हाइक आएगा। तो ऐसे ही इट मीन्स कहने का मेरा मीनिंग है, जो चेंजेस है रेजिस्टेंस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिपेंड करता है अपनी इनिशियल रेजिस्टेंस पर। आप थोड़ा सा नॉर्मली सोचेंगे कि यार कितना इंक्रीज होगा, इस पर डिपेंड करता है। अगर ये बहुत ही कम हुआ, 1 ओम हुआ, तो चेंज होने वाला कितना है, 10 ओम हो जाएगा, नहीं हो सकता कभी भी 10 ओम। तो कितना होगा, 0.20 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, इतना तो चेंजेस होगा। तो आपने देखा इनिशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। डेल आर को हम कैसे लिख सकते हैं, ये चीजें यहाँ पर अच्छे से देखते रहे, छोटे से एक तरीके से आपके लिए बेसिक नोट्स है, जो थोड़े से भी डाउट आएगा तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो देखो डेल आर को लिख सकते हैं हम R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। एक पॉइंट और जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ये रेजिस्टेंस का इफेक्टिंग फैक्टर्स होता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। जब रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है तो उनके डिफरेंसेस भी डिपेंड करेंगे, यस और नो। और हम इन्हें कैसे भी लिख सकते हैं, डेल आर को क्या लिख सकते हैं हम, R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, ऐसी T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, यस और नो, कॉमन है बिल्कुल। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर दोनों को मर्ज कर दूं, जैसे कि यहां पर इन दोनों इफेक्टिंग फैक्टर्स को, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, 1/A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इनवर्सली बोल लो या 1 बोल लो, वैसे बोलो तो ऐसे जाता है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो दोनों को मैंने कंबाइन करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला आया था, तो कंबाइन हो गए। ऐसे ही मैंने इन दोनों को कंबाइन किया, तो कंबाइन करने के बाद क्या आएगा, आफ्टर कंबाइनिंग या मर्जिंग लिख देंगे, इक्वेटिंग लिख देंगे, कंबाइनिंग द इक्वेशन, कंबाइनिंग द इक्वेशन। अब मेरे पास क्या आने वाला है आउटपुट, R2 माइनस R1, इसे हम डेल आर भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R1 के, ठीक है, और T2 माइनस T1 के, यस और नो। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल आर भी लिख सकते हैं, मर्जी है हमारी, R2 माइनस R1। अभी मैं डेल आर भी लिखकर दिखाता हूँ। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट क्या ले,
के ले ले या कुछ भी ले ले, लेकिन इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अल्फा लेते हैं। क्या लेते हैं? अल्फा। अल्फा को मैं प्रोपोर्शन थोड़ा डिफरेंट बनाया था जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, R1 T2 माइनस T1। सो ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर थोड़े इसमें चेंजेस करते हैं। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? R2 माइनस R1 को हम क्या लिख सकते हैं? डेल टी भी लिख सकते हैं। डेल को हम डी भी लिख लें, डेल टी ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल आर। ये मेरे पास अल्फा R1 डेल टी, ये भी मेरे पास एक फॉर्मूला हो गया। इसमें थोड़े से और भी चेंजेस करते हैं। क्या यहाँ से अल्फा कितना आएगा? अल्फा भी यहाँ निकाल कर देख लेते हैं। अल्फा इक्वल में आएगा मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड। सो डेल आर अपॉन में R1 डेल टी, ये भी एक छोटा सा फॉर्मूला आया। अब यहाँ पर कौन सी चीजें क्या है ये भी चीजें डिस्कस करना जरूरी है। सिर्फ अगर इसकी बात करें, अल्फा क्या है हमारे पास? टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। किसका? रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का। क्या है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, दोनों में से किसी की। जिसको हम यहाँ रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का, अगर मैं रेजिस्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा अभी तो रेजिस्टिविटी का होगा। इसकी यूनिट की बात करें तो ध्यान रखिएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है, नाम क्या है ये भी ध्यान रखना है। अब कैसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये कॉन्सेप्ट को देखो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिस्कस डिपेंड नहीं करती। तो R1 की वैल्यू ये और R2 की वैल्यू ये, यही तो वैल्यू है। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को, ये वाले पार्ट को अगर हम इरेज कर दें, इससे तो हमारा काम खत्म। क्योंकि मैं थोड़ा रेसिस्टिविटी वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं क्योंकि वो काम आएगा। जैसे कि इसमें मैं चेंजेस करता हूँ, अल्फा सेम, आर को क्या लिख सकते हैं? डेल आर को R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। R1 सेम रहने देते हैं, डेल टी पे भी सेम रहने देते हैं। अभी कुछ ज्यादा लेंथी हो जाएगी कैलकुलेशन। R2 की वैल्यू क्या है? रो टू एल अपॉन ए माइनस R1 की रो वन एल अपॉन ए। ठीक है, अपॉन में R1 की क्या है? रो वन एल अपॉन ए, और ये डेल टी सेम। कुछ कॉमन है न्यूमरेटर से? यस कॉमन है, एल अपॉन ए कॉमन है। क्या रिमेन होगा? रो टू माइनस रो वन अपॉन रो वन एल अपॉन ए, ये डेल टी। एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल। अल्फा इक्वल में क्या फॉर्मूला मेरे पास ड्राइव हुआ, यहाँ लिख लेते हैं, नीचे शायद विजिबल नहीं होगा। मेरे पास क्या है? रो टू माइनस रो वन को मैं डेल रो लिख सकता हूँ, चेंजेस है क्योंकि ये रो वन सेम, ये डेल टी सेम। अब आपको देखने में अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर तो सिर्फ सर कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, खाली रो की जगह आर आ गया। इट मीन्स जो जो प्रॉपर्टी आर के साथ थी वही सेम प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी के साथ है। क्योंकि मैंने देखा था आपने, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। मीन्स रेजिस्टेंस हटाओ, रेजिस्टिविटी लाओ, बात एक ही है। तो अल्फा की जो प्रॉपर्टी इसके साथ है रेजिस्टेंस के साथ, वो प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी के साथ भी है। इसलिए मैं बोल सकते हैं कॉफिशिएंट किसका? टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोल लो या रेजिस्टेंस। इसकी इसमें रेजिस्टेंस का और इसमें रेजिस्टिविटी का है, ये इस पर डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा डिपेंड किस पे करता है? इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चेंजेस के R2 माइनस R1 के, या फिर रो टू माइनस रो वन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जो मेरे पास मेटल होगा, माना कॉपर है, एक सिल्वर है, तो सिल्वर में क्या होता है हमारे पास? रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, यस और नो? रेजिस्टेंस लो होता है, रेजिस्टिविटी भी लो होगी, तो चेंजेस के ऊपर डिपेंड करता है। इट मीन्स अब इसकी हमें यूनिट पता चल गई। और क्या चीजें हैं? जैसे और भी यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी है। एल क्या है? लेंथ ऑफ वायर है, जैसे मैंने बताया था। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। T1 फर्स्ट पार्ट में टेम्परेचर, जब इनिशियल टी थी 0 बोल सकते हैं, 0 केल्विन पर टेम्परेचर था। T2 हाइक होने के बाद था, कुछ इंक्रीज होने के बाद। रेजिस्टेंस फर्स्ट वाला था, R2 सेकंड के लिए था। कोई और डिफरेंसेस कुछ भी नहीं है, सब फिजिकल क्वांटिटी के मीनिंग पता लगे। यूनिट लगभग सबकी पता है। रेजिस्टेंस की ओम होती है, ये मीटर होती है, मीटर स्क्वायर होती है, इसकी ओम मीटर होती है। कोई टेम्परेचर को हम डिग्री सेंटीग्रेड में पता ही है, केल्विन में भी कर सकते हैं, चेंजेस भी हमें आते हैं उसके। तो ये था बेसिक सा आर्टिकल जो कि ये हमारे लिए काम आने वाला है। इससे रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर उसके ऊपर न्यूमेरिकल में ऐसी कंडीशन आ जाए हमारे साथ, उसे हमें यूज करना पड़े, तो हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं, अभी इसे भी देख लेते हैं। ये हमने फॉर्मूला क्या लिखा, ये वाला फॉर्मूला क्या है? डेल आर को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 इक्वल अल्फा R1, ठीक है, T2 माइनस T1, माइनस चेंज इनटू प्लस। सो अल्फा R1 डेल टी लिख लो, T2 माइनस T1 लिख लो, बात एक ही। दोनों में क्या कॉमन है? R1 कॉमन है। अल्फा डेल टी प्लस 1, क्योंकि यहां से R1 कॉमन आ जाएगा, 1 रिमेन आएगा। ये R2 सेम।
सो R2 इक्वल में R1। ये फॉर्मूला आपके पास बुक्स में जो भी आपके पास एनसीईआरटी होगी, जो भी बुक होगी वहां पे लिखा होगा। बस वहां थोड़े से चेंजेस होंगे फॉर्मूले में, ऐसे तो लगभग अप्रोक्सीमेटली यही है। चेंजेस क्या क्या है? R1 क्या है? फर्स्ट वाला इनिशियलिटी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कब? जब 0 मेरे पास डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पर R नॉट लिखा होगा, अल्फा डेल टी की जगह खाली स्मॉल टी लिखा होगा, और R इसकी जगह T लिखा होगा। क्यों? इसके मैं ये भी मीनिंग बता देता हूँ। T क्यों है इसका मतलब? जब टेम्परेचर में कुछ ना कुछ हाइक आ गया, बोल सकते हैं राइज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर रेज हो जाएगा, मीन्स मैंने 0 केल्विन लिया था, 50 केल्विन हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये सेकंड वाला है, इट मीन्स यानी कि T1 प्लस डेल आर, सॉरी R मैंने क्या लिखा है अभी, डेल आर इक्वल में R2 माइनस R1। तो ये क्या है सेकंड वाला, इधर आके प्लस का। सो सेकंड वाला क्या है मेरे पास, डेल आर प्लस R1। तो मेरे पास RT क्या होगा, डेल आर प्लस R1 होगा। मीन्स चेंजेस भी इसमें ऐड हुआ है, जो भी डिफरेंसेस है, मतलब बढ़ने के बाद का। ऐसी R नोट क्या है, इनिशियल वाला, स्टार्टिंग वाला, जो पहले वाला था, जो 0 केल्विन पर लिया था हमने। ये हमारे पास अल्फा टी, वो अपने नॉर्मल टी हमारे पास टेम्परेचर है, डेल टी के साथ अल्फा हमारे पास कोएफिशिएंट है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसी के बेस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। सभी टाइप लिख दिए, जहां जहां मैंने बॉक्स करे हैं, इन सभी पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं। डिपेंड करता है कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने फॉर्मूले को यूज कर लूंगा। अब इसी से रिलेटेड थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, इसका ग्राफ। इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है, एलॉय के लिए कैसे बनेगा, मेटल के लिए कैसे बनेगा, और सेमीकंडक्टर के लिए कैसे बनेगा। रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं ग्राफ के बारे में। सो अब डिस्कस करेंगे इनके ग्राफ के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इजी है, बहुत अच्छे से आपको समझना है। आपने देखा अभी हम अल्फा का फॉर्मूला ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, R2 माइनस R1 अपॉन में R1 T2 माइनस T1। इसे हम डेल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब डेल करके भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डेल R R1 डेल T, ये आपकी शॉर्टेस्ट फॉर्म हो जाएगी। अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसका ग्राफ कैसे कैसे बनने वाला है। मैं आपको उसके रीजंस भी दूंगा कैसे। कुछ हम लेते हैं, कुछ मेटल मींस कंडक्टर, इंसुलेटर, एलॉय, सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। जैसे कि आपको पता है मेटल ज़्यादा जितना अच्छा होगा उतने इसमें क्या होगा, करंट उतना अच्छा पास होगा, मींस रेजिस्टेंस कैसा होगा, नेग्लेजिबल होगा। कॉन्सेप्ट तो आपने सुना है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा 10th में फिर वही वाली बात, कॉन्सेप्ट के इफेक्टिंग 10th के इफेक्टिंग फैक्टर्स हमने अच्छे सुने, रेजिस्टेंस वाले क्या क्या थे। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे कि मेरे पास 4 ऑप्शन है, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन। सबसे अच्छा किस में, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन। सबसे अच्छा किस में करंट फ्लो होता है, सिल्वर में। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कैसा होता है, बिल्कुल लेस होता है, नेग्लिजिबल होता है। सो बात करते हैं पहले कंडक्टर की। मैंने एग्जांपल ले लिया मेटल का, मेटल मींस कंडक्टर। कॉपर हो सकता है, वैसे सिल्वर तो चॉइसेस है ही नहीं, क्योंकि कॉपर ले सकते, क्योंकि इंडिया में तो सिल्वर के वो नहीं होते, तो कॉपर है मेरे पास, और मेरे पास कॉपर मेटल है। सो उसमें मेरे पास कैसे कैसे इफेक्ट पड़ने वाला है, मैं एक ग्राफ बनाया। एक्स एक्सिस पे मैंने किसे ले लिया, टेम्परेचर को ले लिया, जिसकी यूनिट किस में लिए, केल्विन में लिए। यहाँ पर मैं अगर मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस ले सकते हैं, वरना हम रेसिस्टिविटी भी ले सकते हैं। हम रेसिस्टिविटी का ग्राफ देखेंगे तो रेसिस्टिविटी पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए अब देखते हैं कॉन्सेप्ट में क्या होने वाला है। मेरे पास यहाँ तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 केल्विन है। मैंने आपको बताया था 0 मेरे पास नॉर्मली नहीं होता है। कोई भी कॉपर मेटल की बात करिए, कॉपर वायर है, नॉर्मली स्टार्टिंग में टेम्परेचर क्या होगा, बिल्कुल भी ना के बराबर, नेग्लिजिबल टेम्परेचर होगा, इसलिए रेजिस्टेंस भी नेग्लिजिबल होगा। क्योंकि अभी बताया मैंने, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो देखो कितना स्टार्टिंग बिल्कुल कम है, माना 50 के आसपास जाके, 50 केल्विन के आसपास जाके रेजिस्टेंस ने हाइक होना शुरू किया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, 50 हो गया, टेम्परेचर 50 होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होता चला जाएगा, 50, क्योंकि दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि रेसिस्टिविटी और ये दोनों भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो ये ग्राफ है, ध्यान रखना है, 0 नहीं लेना है, और ऐसा भी नहीं कि यूनिफॉर्म बढ़े, जितना ये बढ़ेगा उतना ये ना थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है, कुछ गैप से बढ़ते हैं। अब मेरे पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद आता है दूसरा वाला, मैं इसके बारे में एक दो चीज और बता दूं। मेटल जो मेरे पास कंडक्टर है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें अल्फा कैसे लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है, ध्यान रखना है। अल्फा मेरे पास क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ऑफ रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसकी वैल्यू अप्रोक्स 4 × 10⁻³ होती है। यूनिट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है इसकी यूनिट, ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम एक एलॉय है, एलॉय मैग्नेट भी होता है, नाइक्रोम भी होता है, और भी बहुत सारे एलॉय होते हैं। एलॉय किसे बोलते हैं, दैट कैन बी प्रिपेयर्ड आफ्टर मिक्सिंग 2 और मोर देन 2 मेटल्स को हम मिक्स कर एक एलॉय बनाते हैं। ये जरूरी कि सारे मेटल अच्छे अच्छे हों, कुछ लेस रिएक्टिव भी होते हैं, कम रिएक्शन वाले भी मेरे पास मेटल हो सकते हैं, मोर देन 2 सब्सटेंसेस बोल सकते हैं।
तो एलॉय प्रिपेयर्ड होते हैं। अब एलॉय को हमने नाइक्रोम में पता है जो होता है वो एलॉय होता है एक, जो ज्यादातर आयरन में भी यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है घर में प्रेस जिसे बोलते हैं। क्यों किया जाता है इसका रीजन भी है, क्योंकि ये जल्दी से हीट कर जाते हैं, मीन्स इनमें हाई रेजिस्टेंस हो जाता है। इनके अगर कोई आपसे पूछे नाइक्रोम सर फिर हम यूज ही क्यों करेंगे, कुछ जगहों पर ऐसा होता है जहाँ हमें उसका रेजिस्टेंस मेंटेनेंस करना होता है। हम ऑलरेडी ये इतने ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, इनका रेजिस्टेंस इनका टेम्परेचर हाई रहेगा तो मीन्स इन पे वेदर का इफेक्ट पड़ेगा। गर्मी आए या सर नॉर्मल विंटर में तो नॉर्मल रहेगा, सर्दी गर्मी आने पर ये हाई इनका टेम्परेचर हाई होगा ही नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी हाई है। तो इसलिए इन पे वेदर का भी इफेक्ट नहीं पड़ता इनकी वायरों पर। जहाँ पर मुझे ऐसे सर्किट प्रिपेयर करना है जहाँ पर उस पर वेदर का इफेक्ट ना पड़े, वहाँ पर हम नाइक्रोम की वायर का यूज करते हैं जहाँ पर मुझे ज़्यादा हीट की नीड पड़े। सो टेम्परेचर और मेरे पास रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी में क्या ग्राफ बनता है, जीरो लेवल पर बिल्कुल कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। मैंने आपको बताया कितनी जल्दी से हाइक होता है इनमें, किसमें, टेम्परेचर में। तो टेम्परेचर में जैसे जैसे हाइक होगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। लेकिन ध्यान रखना है जीरो से स्टार्टिंग क्यों नहीं होगी, क्योंकि जीरो इनका होता ही नहीं, बहुत ज्यादा एकदम हाई हो जाता है जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस इनमें हाई होता है। मैं आपकी बात करूँ कंडक्टर की, कंडक्टर में कम इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन का कम कोलिजन होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। लेकिन ऐसी बात करेंगे एलॉय की, एलॉय तो कंडक्टर से लेस है, कम रिएक्टिव है, तो इनमें क्या होगा, मतलब करंट पास होते ही इलेक्ट्रॉनों का कोलिजन होना शुरू हो जाएगा। तो जीरो से तो होना नहीं है, स्टार्टिंग कहीं ना कहीं हाइक से कुछ ना कुछ अमाउंट से होगी कि भाई इतना रेजिस्टेंस होना स्टार्ट हो गया है। तो ध्यान रखना है नाइक्रोम जितना ज्यादा मेरे पास बेकार लेस रिएक्टिव मेरे पास मेटल या सब्सटेंस आता जाएगा उतने ही ज्यादा इनके क्या होता जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ऐसी बात करेंगे इसकी सेमीकंडक्टर की, या सेमीकंडक्टर जो है इलेक्ट्रोलाइट्स भी ले सकते हैं। सेमीकंडक्टर जिसमें हमारे पास होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें अल्फा ध्यान रखना आपको नेगेटिव लिया जाता है। इनमें एनर्जी का भी गैप है, जब मैं आपको एनर्जी पढ़ाऊंगा तब कॉन्सेप्ट तब भी इसका एनर्जी गैप वाला पोर्शन है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे इसका। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सेम यही ग्राफ बनता है। ग्राफ सुन लीजिए अच्छे से, क्या होता है, दोनों चीजें डिक्रीज होती हैं। सेमीकंडक्टर आपको पता है ना के बराबर करंट फुल होता है, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, टेम्परेचर भी ऐसी होता है। मीन्स दोनों चीजें अगर लो होंगी तो दोनों लो, और हाई होंगी तो दोनों ही हाई। तो ये इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। ध्यान रखना टेम्परेचर केल्विन है मेरे पास, टेम्परेचर है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पे क्या है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है। तीनों ही ग्राफ आपको प्रिपेयर कर लेना है, काम आएंगे, काफी ज्यादा पेपर्स में पूछे जाते हैं। होप सो आज के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, जिससे कि मैं आने वाले अपकमिंग वीडियोस में आपके डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। कुछ भी चीजें नहीं क्लियर है तो भी जरूर मेंशन कर दें, जिससे कि मैं दोबारा रिवाइज करते टाइम कॉन्सेप्ट को जरूर डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स।